शामिल हों। होता क्या है कि जो टेप लगे हैं मंदिरों में, उससे मशीनों की वृद्धि हुई है, मनुष्यों की नहीं। और वातावरण में भी असम असंयम है, असमानता है, इत्यादि इत्यादि। तो गुरु तत्व जो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला पंच तत्व, सप्त काया, सप्त शरीर, सप्त प्राण का शरीर आपके अंदर है, उसको जागृत करना है। ये जो बाहरी है जो मार्गदर्शक, ये आपका मित्र और मार्गदर्शक है, जो आपको गुरु पूजन के दिन या आपके संपर्क में जब आप दीक्षित होते हैं, आपको मार्ग दिखाता है। आपको चलिए देखो किस तरह से आप देख सकते हो, जो भजनी मंडली चल रही है और तमाम जो संगीत भी चला है और भक्ति को संगीत हो रहा है। कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करते सीधे, जो संगीत गा रहे हैं। कुछ लोग आए हुए हैं और उनसे, जी आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु का ज्ञान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु बिना कुछ भी नहीं है इस संसार में। हमें हर एक को गुरु की शरण तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा सहारा है जो भगवान से हमें मिला सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जितनी भी संगत आई है, जितने भी आप लोग आए हैं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि महाराज जी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन आज महाराज खुद चल के हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ उस प्रभु का कि आज इनके दर्शन हुए। और मैं आपको बता दूं, इनके आशीर्वाद से आज मैं पूरे विश्व का सबसे बड़े सिंगर का खिताब जीता है मैंने। हंसराज हंस जी मेरे पोते लगते हैं। अनूप लोटा जी ने मुझे पद्मश्री देने के लिए वीडियो भेजा है, मैं आपको भेज दूंगा। और ये सब महाराज जी का आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूंगा, जे सुख पाणाई चल सतगुरु दे कोल, जे सुख पाणाई। चलिए भजन के साथ और गुरुजी बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे, जो आज जो तमाम जो भक्त लोग हैं और आए हैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए, चकमानी महाराज जी का आशीर्वाद लेने और आपका भी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, क्या लगता है जो आज जो तमाम संत लोग एक कहीं ना जो जो हिंदू की बातें करते हो और कहीं जो लगता है, और आज गुरु पूर्णिमा के दिन कितनी खुशी महसूस होती है लोगों को? आज गुरु पूर्णिमा में बहुत खुशी मनाया जा रहा है। अपना संत महासभा का तमिलनाडु में संत महासभा की वजह से गुरु पूर्णिमा पूरा तमिलनाडु में मनाया जा रहा है और पूरा हिंदुस्तान का इसको स्वामी जी जैसे बोले थे वैसे इसको आगे ले जाना है। संत लोग अपना गुरु को मनाते हैं। आज बहुत खुशी है, गाना के साथ सबका मिलते हुए आप हमको बहुत बड़ी खुशी में हो। धन्यवाद जी। देखा गया और जो चक्रपाणी महाराज जी के पास आए हुए लोग और वहाँ सीएम सीधे ही स्वयं गुरुजी से बात करते हैं और गुरुजी हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुजी आज जो तमाम लोग आज जो आए आपका आशीर्वाद लेने के लिए और जो भक्त लोग हैं वो आपकी चर्चा बहुत ज्यादा चर्चों में रहते हो आप लोग। एक हिंदू जो राष्ट्रवादी की बात होती है और हिंदू लोग हमेशा जागरूक रहता है और जो तमाम जो लोग हैं और उनसे जो पढ़ना आपको जो एक शिष्य लोग जो आपके पास आते हैं और आज जो आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, क्या लगता है और कितना आगे इसका हिंदू महासभा कितना आगे बढ़ेगा? देखिए हमारी आज गुरु पर्व पे आह्वान है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज संतों पे जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है वो न हो। संत दिशा देने के लिए है, संतों के दिशा निर्देशन पे ही देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग संतों से मार्गदर्शन करें और धर्म की तरफ प्रेरित हो। मुझे एक मेरा क्वेश्चन है, कल देखा गया दिल्ली के अंदर और एक मंदिर तोड़ा गया है, उसको लेकर तमाम जो राजनीति है इस पे राजनीति खेली जा रही है, क्या लगता है? इसके बाद कर लेंगे ना, अंदर अच्छा है, ठंडा भी है। गुरुजी कल देखा गया हिंदू का एक मंदिर तोड़ा गया है, प्रशासन सिर्फ उस पे एक कह रहा है जो मंदिर जो तोड़ रहे हैं और वहाँ के लोग जनता इसका विरोध कर रही है। मंदिर क्यों तोड़ा गया? बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसकी निंदा करते हैं। चलिए गुरुजी से जिस हिसाब से बात हुई और उन्होंने कह दिया जो मंदिर तोड़ा हम उसकी सीधे निंदा करते हैं और मंदिर तोड़ना बहुत ही ज्यादा अपराध है। और कैमरामैन अंकित के साथ दीपक कुमार, RNTV दिल्ली। अब रुक करेंगे मिर्जापुर की ओर, जहां से खबर है कि आज गुरु पूर्णिमा पर जिले के आश्रमों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। इसी दौरान स्वामी अड़गानंद आश्रम में भी
भक्तों की तमाम भीड़ देखने को मिली और बताया जा रहा है कि देर रात से ही शक्तिशगढ़ आश्रम पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री के स्वागत में गीता प्रेस और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तमाम अटकलों के बाद पीएमओ ऑफिस से इस चीज की पुष्टि कर दी गई है कि प्रधानमंत्री 7 जुलाई को गोरखपुर में गीता प्रेस पहुंचेंगे और गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे और इसी को लेकर प्रशासन और गीता प्रेस की ओर से भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ आने का है और तैयारी तो जैसे महामना राष्ट्रपति महोदय के लिए हम लोगों ने किया था, जिस तरह से दिव्य और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था, उसी तरह से हमारी पूरी तैयारी है और उसी तरह से हम लोग आयोजित भी कर रहे हैं। कार्यक्रम आएंगे, जैसे पहले आएंगे तो अब जो गीता प्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, फिर ऊपर चित्र मंदिर में जाएंगे, वहाँ पुष्पांजलि करेंगे, चित्र मंदिर देखेंगे। चित्र मंदिर का मतलब लीला चित्र मंदिर जो गीता प्रेस में है, चित्र मंदिर देखेंगे। वहीं जो गीता प्रेस के प्रबंध तंत्र है उनके साथ थोड़ी मीटिंग भी है और उसके बाद फिर मंच पर आएंगे। मंच पर उनको सम्मानित किया जाएगा, उत्तरीय दे करके, पुष्पगुच्छ दे करके, इसमें चिन्ह दे करके सम्मानित किया जाएगा और फिर उनके स्वागत में कोई हमारे ट्रस्टी वो संबोधन। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अभी हमारी बातचीत केंद्र सरकार से चल रही है और आने वाले समय में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया है वो धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया और पूरे देश के लोग, हमारी तो शुरू से अपेक्षा रही है कि पूरे देश के लोग इसको, अन्य राज्य भी अपने यहाँ पर इस प्रकार के इनिशिएटिव लेकर लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। तो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर काम जो संतुष्टिकरण के हैं और सशक्तिकरण के हैं उन सभी पर काम हो रहा है। इस पर भी काम हो रहा है। देश को मजबूत करने की दिशा में हर तरीके से काम चल रहा है। सबके उत्थान के लिए काम हो रहा है। उसी में समान नागरिक संहिता का भी तेज़ी से देश के अंदर चर्चा भी हुई है और लोग अपने अपने तरीके से उसके पक्ष में अपनी बात भी रख रहे हैं। ये अच्छी। बुलंदशहर में 11,000 केवीए की बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 5 लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि इस पर ग्रामीणों का दावा है कि मकानों की छत से होकर ये जो बिजली की तार है वो गुजर रही थी और इसी की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ है। मैंने उसमें भी मौखिक रूप से एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को अवगत कराया था कि मिठ्ठेपुर की हालत बहुत खराब है विद्युत विभाग को लेकर, और मैंने एसडीओ साहब को, एक्सचेंज साहब को फोन से भी और वैसे भी कई बार अवगत करा दिया है कि हमारे गाँव में 11,000 की लाइन बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। लगभग 20 साल पहले लाइन लगी हुई थी, जो लाइन अब बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और छतों पर तार लटके हुए हैं। इसी क्रम में कल हमारे गांव में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि 5 लोग एक साथ ही 11,000 की लाइन की चपेट में आ गए और जिसमें एक जाबिर जो शब्बीर खां के पुत्र हैं वो बहुत ही गंभीर हालत में। और रायबरेली से खबर है जहां पर बाग में आम तोड़ने गई महिला की करंट लगने से मौत हो गई है। दरअसल आम तोड़कर वापस घर आ रही जो महिला है वो विद्युत करंट का शिकार हुई और इस दौरान परिजनों की माने तो आम तोड़ने वाले शख्स ने डंडे में लोहे की हंसियां लगाई थी जिसकी वजह से महिला को करंट लगा। हालांकि अब परिजनों का बुरा हाल है और इस पूरे मामले पर जांच की बात कही जा रही है। मेरे बांस के लगी रही छोटी जी, और कल ये उतरे हो तार मुटे जो कि गीली ही लगी का ध्यान दीन नहीं। अच्छा, वही महिला का क्या नाम है? राजकुमारी सिंह। कितने बच्चे इनके?
एक बच्चा है। अच्छा, क्या नाम है उसका? नेपाल सिंह। अच्छा, एज कितनी होगी उसकी? है 35 साल का हुई। 35 साल का। अरे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के लोगों के बीच दिए गए अपने संबोधन में कहा है कि हमारे लिए आदिवासी सिर्फ वोटर नहीं है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, ये वो आपको सुनाएंगे। 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है, और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी की टूट पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पटना में विपक्ष की जो बैठक हुई है और बैठक में शरद पवार जिसे लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल को, वो आज भाजपा से जाकर मिल गए हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म की बात करती है और सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटती फिरती है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांककर देखे कि उन्होंने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। जो आप अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन से अपोजिशन की मीटिंग है ये जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेक्युलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, ये फुलान टीम है।
हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो। तुम्हारी तारीफ भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। आज तुम जिसको बुलाते हो उसी की पार्टी का आदमी बीजेपी के गोद में बैठा है, मोदी के गोद में बैठ जाता है। अब आप बताइए, फिर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं हमको नहीं बुलाया गया। और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर यूपी सरकार और यूपी पुलिस दोनों पर ही सवाल उठा दिए हैं। उनका यह कहना है कि उन पर जो हमला हुआ है उस हमले को लेकर पुलिस कहानी नहीं गढ़नी चाहिए। पुलिस की काबिलियत में पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूं कि जिनकी जरूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियां जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे, किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जांच हो। मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमज़ोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना। तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जांच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जांच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि फेयर जाँच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। मुझे तो वहीं अब खबर है बठिंडा से, जहां पर तलवंडी साबो से खबर है। बताया जा रहा है कि बठिंडा में सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली कि गोल्डी बराड गैंगस्टर गैंग के जो गुर्गे हैं वो बठिंडा से तलवंडी साबो में छुपे हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां पर छिपे हुए गैंगस्टर्स ने पुलिस पर हमला किया, उन पर गोलियां चला दी। हालांकि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग की गई, जिससे गैंगस्टर के पैर में गोली लग गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत सीईओ दिवाकर नारायण पटेल के द्वारा पीसीओ राम लखन साकेत से उनकी क्रमोन्नति और बेटी की शादी के लिए जीपीएफ की राशि निकालने के सीईओ दिवाकर नारायण पटेल के द्वारा पीड़ित को लगातार परेशान किया जा रहा था।
इसी के चलते पीसीओ के द्वारा हर जगह गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई न होने से परेशान होकर पीड़ित ने रीवा लोकायुक्त एसपी से शिकायत की है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में दतिया में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा कई जिलों में कई तरह के जो थाने हैं उस एरिया में असामाजिक तत्वों और कई वारदातों में शामिल बदमाशों से बरामद किए गए हथियारों का विनिष्टीकरण किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया है कि न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद आज अधीक्षक कमल सिंह मौर्य और एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई, एसडीओपी प्रियंका मिश्रा की मौजूदगी में इन हथियारों को कंट्रोल रूम में परिसर में रोड रोलर से चलाकर नष्ट कर दिया गया है। इसमें कट्टे, कारतूस, बंदूक और बाकी हथियार भी शामिल थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।